जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग साइंस का सेट जो डेली प्रैक्टिस करते हैं सुबह 10 बजे, उसके क्रम में आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 130 को करेंगे। ठीक, उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और इसमें जो है देखिए, बिहार एसएससी का जो है साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है कि 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी के सिलेबस के आधारित जो है हमने क्या किया है कि 25 क्वेश्चन का सेट लाया है। ठीक ना, तो ये 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए आप लोग जो है ना वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक, और आपको अंत में ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे एक जो है आपको एसर्शन यानी कि कथन दिया है। ठीक, और उसका कारण भी दिया गया है। ठीक है, तो कथन दिया हमको और कारण भी दिया है, तो कथन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमको कथन कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। सही बात है, क्योंकि देखिए ऊंचाई वाला स्थान में होता क्या है कि देखिए जब हम हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, आपको वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाता है तो वहाँ पर जो पानी पानी जैसे पृथ्वी पर देखिए समान तरीका से 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर जो है ना क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब कम हो गया, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर क्वथनांक भी घट जाता है। ठीक है ना, क्वथनांक घट जाता है तो और क्या होता है वहाँ पर कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलने लगता है। ठीक है ना, जैसे कि वो वाष्प बन के उड़ जाता है पानी, ताकि खाना बनने में बड़ी दिक्कत होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि उस क्वथनांक को जो बढ़ाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ठीक ना, तो ये बात सही है। ठीक है, अब देखिए आर में कहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है। ये भी बात सही है कि जहाँ ऊंचाई वाला स्थान पर तापमान सही है का कम होता है। ठीक ना, तो ये तापमान कम होने के कारण थोड़ी इसमें नमक मिला है। यहाँ तो क्वथनांक कम था तब तो क्वथनांक बढ़ाने के लिए यहाँ पर नमक मिलाया गया। ठीक ना, तो ये तो इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सही है और आर भी सही है, लेकिन एक दूसरे का ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए व आर दोनों सत्य है, किंतु जो है ये आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों? देखिए जैसे देखिए एक कोई पानी है। ठीक, ये पानी है, ये पानी जो है ना आपको 100 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, अभी गर्म है पूरा। ठीक है, इतना ही गर्म क्या है, एक वाष्प है। ठीक, तो वाष्प जो है ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये पानी में जब आप हाथ डालिएगा तो इसमें कम जलन होगा। ठीक, और ये वाष्प में जब हाथ डालिएगा तो इसमें जो है ना आपको ज़्यादा जलन होता है। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का तो टेम्परेचर सेम है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए ऐसा इसी कारण हुआ कि वाष्प में क्या होता है कि इसका गुप्त ऊष्मा जो है ना अधिक होता है। ठीक है, इसके अंदर अपना है जो कुछ गुप्त ऊष्मा होता है, उसी कारण जो है ये ज़्यादा जलन महसूस होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, या देखिए यहाँ क्या आता है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये भी ऊष्मा दिया गया और इसके पास जो गुप्त ऊष्मा है वो भी दिया गया, तो मतलब ज़्यादा इसमें मिल गया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? देखिए जैसे देखिए आपको ये एक लोहे का क्या है, ये कुर्सी है। ठीक, ये क्या है आपको ठंड मतलब लकड़ी का कुर्सी है। ठीक है ना, इस दोनों को क्या कीजिए ठंडे के मौसम में शाम को जो है ना आपको छत पर धर देना है। ठीक है, कि या खुला जगह में कहीं पर भी धर देना है। ठीक है ना, वहाँ रख देंगे और सुबह जब आएंगे तो देखिएगा कि एक आदमी को इस पर बैठा दीजिएगा और एक आदमी को इस पर बैठा दीजिएगा। ठीक है ना, जो इस पर बैठेगा ना कहेगा आए बहुत ठंडा लगा, बहुत ठंडा लगा। ठीक है ना, और जो इस पर बैठेगा तो उसको भी लगेगा, लेकिन थोड़ा कम लगेगा, इसका अपेक्षा जो है ना कम लगेगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए ये किसका बना है, तो ये आपको लोहा का है। ठीक, और ये किसका है, तो ये आपको लकड़ी का है। ठीक है ना, तो ये लोहा का है और ये लकड़ी का है। तो इसमें देखिए लोहा का क्या होता है कि ये जो ऊष्मा का चालन जो है बहुत तेजी से करता है। ठीक है ना, यानी कि ऊष्मा का अच्छा ये चालक होता है, और लकड़ी क्या होता है ऊष्मा का चालन नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये ऊष्मा का चालन करता है, तो यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर कम है। अगर अधिक टेम्परेचर रहता तो ये अधिक को ग्रहण कर लेता, वहाँ पर कम टेम्परेचर था तो इसने कम को भी अपने अंदर ग्रहण कर लिया। ठीक है ना, और ये लकड़ी नहीं करता है चालन, तो ये नहीं किया ग्रहण। ठीक है ना, तो इसी कारण से जो है इस पर क्या होता है कि बैठने जो है ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, इस पर कम होता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए हमको वही कहा
है, ठीक है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटखा का है तो गुटखा की जगह हम कुर्सी लेके चलते हैं तथा लकड़ी गुटखे को प्रातः न छुए तो गुटखा ठंड आता है। ऐसा देखिए क्यों हुआ, देखिए तुरंत बता दिए थे। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसी कारण हुआ था, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है, ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति देखिए जैसे एक आंख से भी देख रहे हैं, कोई दूसरा दोनों आंख से देख रहा है, ठीक ना। तो अभी आप देख लीजिए, एक आंख से देखिएगा कुछ साइड का वस्तु जो है ना आपको नहीं दिखेगा, ठीक ना। दोनों आंख से देखिएगा तो मतलब पूरा फ्रेश दिखेगा, ठीक ना। तो देखिए ऐसा देखिए क्या होता है, देखिए जब हम एक आंख से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको कोई भी जो है ना प्रतिबिंब का जो है ना आपको सममिति जो होता है या गहराई या दूरी होता है वो सटीक नहीं होता है, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे हम दोनों आंख से जब देखते हैं तो उस प्रतिबिंब में कितना गहराई है और कितना दूरी पर स्थित है इसका जो है सही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि एक आंख पर जो है ना इस पर कम अनुमान लगाया जाता है, किसी किसी को कोई भी अनुमान लगा भी सकता है, ठीक है, लेकिन वे थोड़ा है ना अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है ना आपको दोनों आंख होना जो है अधिक उपयुक्त है, ठीक। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, मतलब कि सही इसका अनुमान लगता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से है जो कि गलत कथन है, ठीक। देखिए ए नंबर में कहा है कि मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सुग्राही कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सबसे ज़्यादा कंफर्ट होता है, ठीक ना, उस हर्ट्ज के ध्वनि को सुनने में सबसे ज़्यादा कंफर्ट होता है। देखिए मानव का जो कान होता है ये आपको 1000 से लेकर के 5000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुनने में जो है ना बहुत अच्छी सुग्राही होता है, ठीक ना। ये तो सही है, 1000 हर्ट्ज दिया है तो ये सही है, ठीक। बी में कहा है कि मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। पुनः सुग्राही वाली बात का है मतलब ज़्यादा कंफर्ट है, तो लाल रंग को देखने में ज़्यादा कंफर्ट है नहीं, ये जो है ना आपको गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखिए मानव का जो आंख है ये आपको पीला हरा, हल्का पीला और हरा रंग का जो है ना ये देखने में ज़्यादा सुग्राही है, ठीक ना। यहाँ लाल दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, ठीक। सी नंबर में कहा है कि सुनने की दृष्टा 1/10 सेकेंड होती है, ठीक है। मानव का कान पर जो है सुनने की दृष्टा मतलब 1/10 सेकेंड का होता है, 1/10 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए, ठीक। तो ये भी सही है। डी में दिया हुआ है कि दृष्टि की दृष्टा 1/16 सेकेंड होता है, ये भी सही है, ठीक ना। यहाँ हमसे गलत कथन पूछा था तो ये गलत कथन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए कमरा जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कमरा को जो ठंडा किया जाए तो कैसे किया जाए कि उसमें देखिए आपको एसी लगा दिया जाता है। कमरा में क्या होता है तो आपको एसी लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है ठंडा हो जाता है, ठीक ना। तो एसी में ठंडा फिर होता कैसे है तो उसमें जो है आपको संपृक्त गैस को प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है आपको संपृक्त गैस को छोड़ा जाता है जिससे वह ठंडा हो जाता है, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संपृक्त गैस को छोड़ने से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। देखिए सफेद प्रकाश है, ठीक, जिसको हम प्रिज्म के द्वारा गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे कम विचलित कौन होगा, तो सबसे कम विचलित जो है ना आपको लाल रंग होगा, ठीक ना। और सबसे अधिक विचलित कौन होगा तो ये आपको बैगनी रंग होगा, ठीक। बैगनी रंग जो है ना आपको ये सबसे अधिक विचलित होगा, ठीक। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित, सबसे कम कौन होगा तो लाल होगा, ठीक। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन कारण आर दिया, ठीक। देखिए कथन ए में क्या कहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक है। देखिए एक तांबा का टुकड़ा है, ठीक, ये है आपको तांबा का टुकड़ा, ठीक। और ये है किसका, कांच का टुकड़ा, ठीक। दोनों को हम जो है गर्म कर रहे हैं, ठीक। गर्म करने कितना टेम्परेचर पर, दोनों को एक ही टेम्परेचर पर, ठीक ना। अगर माना कि इसको हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं तो इसको भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच की टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। ये तांबा का टुकड़ा जो है ये अधिक गर्म हो जाएगा और कांच का जो है ना आपको ये कम गर्म होता है, ठीक। तो ये देखिए सही बात है, क्योंकि देखिए ये जो तांबा जो है ये तांबा क्या है तो ये आपको ऊष्मा का अच्छा चालन करता है, ठीक। और ये कांच क्या करता है कि अच्छा चालन नहीं है, ठीक। तो ये अच्छा चालन नहीं है तो ये क्या होगा, ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक ना। लेकिन जो है ये तांबा ये ग्रहण कर लेता है तो इसी कारण से ये गर्म होता है, तो ये बात सही है, ठीक है। अब देखिए कारण आर में कहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ठीक बात है, सही बात है। क्योंकि तांबा का घनत्व जो होता है ये आपको कितना होता है 8920 से लेकर के 8960 होता है, किसका, तांबा का घनत्व, ठीक ना। लेकिन कांच का घनत्व कितना होता है तो ये आपको होता है 2400 से लेकर के 2800, ठीक ना। तो घनत्व का क्या होता है यूनिट, तो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक ना।
तो यहाँ अधिक तो है ही, ठीक ना। तो ये भी सही है, यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, ठीक है। आप देखते हैं कि आर जो है आपको ए का व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो आपको कांच जो है आपको कम ठंडा हुआ, तांबा अधिक ठंडा हुआ, तो ये जो घनत्व के कारण तो थोड़ी हुआ, ये आपको उसके चालकता के कारण हुआ, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जब सूर्योदय होगा उससे कुछ पहले ही जो हमको सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है, तथा सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद भी जो हमको सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। देखिए ऐसा इसी कारण से होता है, ये जो आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या। देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपको सामान्य मानव का जो है ना तापमान, ठीक। इसी को जब फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। और केल्विन में कितना होता है, तो ये 310 केल्विन होता है, ठीक। 310 केल्विन होता है, ठीक। कितना, तो 310 केल्विन, ठीक। 310 केल्विन होता है, ठीक ना। ये देखिए 310 केल्विन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से केल्विन में ही पूछा है, तो केल्विन में 310 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसके दीवारों पर निम्न में से किसकी परत लगाई जाती है, ठीक है। देखिए थर्मस है, ठीक ना। इस थर्मस में जो है जैसे आप अभी ठंडा पानी धर दीजिएगा तो ये ठंडा ही रहेगा कुछ समय के लिए, गर्म रख दीजिएगा तो गर्म ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा हम रखे हैं वैसा ये रहेगा, ठीक ना। तो देखिए ऐसा रहने के लिए इस पर क्या किया जाता है, देखिए इसके दीवार पर जो है कलई क्या हुआ है चमकदार, ये कलई किसका रहता है, तो ये आपको सिल्वर पेंटिंग रहता है, ठीक ना। सिल्वर रहता है यानी कि रजत का पेंट रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। सबसे पहले समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन कौन, ठीक। देखिए कल ही आपको हम बताए थे एक ट्रिक कि क ए प द्रि आ शु रे दी, ये सारा विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है ना याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। गास हो गया आपको गामा, एस हो गया एक्सरे, पॉस हो गया परावैंगनी, दिस हो गया दृश्य, आस हो गया अवरक्त, सूस हो गया सूक्ष्म, और रेस हो गया रेडियो, और दिस हो गया दीर्घ तरंग, ठीक ना। तो ये सारा क्या आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक ना। अब देखिए जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है सबका वेग जो है ना आपके प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके वेग के बराबर, तो ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाली के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि, सबसे पहले प्रतिध्वनि समझिए क्या होता है। प्रतिध्वनि क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ एक दीवार है, ठीक। यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक। यहाँ कोई व्यक्ति है, ये बोल रहा है, ठीक। ये बोल रहा है तो इसका आवाज़ जो है ना यहाँ गया और यहाँ से टकरा कर यहाँ आ जाता है, ठीक ना। तो इसी को ही प्रतिध्वनि कहा जाता है, ठीक ना। इको जैसे आप देखिए रूम में जाते होंगे तो रूम में क्या हुआ था, जैसे एक खाली रूम है, ठीक। इसमें कोई आदमी गया, ठीक, अंदर घुसता है, जिससे कोई बात बोलता है तो वो गूंज का आपको आता है जाता है, ठीक है। उसी को मतलब कि सारा दीवार से जो नहीं ये टकरा 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 के छत से भी नीचे से भी टकरा के जो है इसके पास आया है, ठीक है। इसी को ही प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक ना। तो इसी के बारे में कहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है ना परावर्तित सतह है और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितना दूरी होनी चाहिए। देखिए ये जो है परावर्तित सतह है, दीवार है, और ये सुनने वाला है चाहे ये बोलने वाला है, तो इसके मध्य जो है ना आपको कितना दूरी होनी चाहिए, जो ये जो आपको है ना अच्छे से प्रतिध्वनि सुनेगा, ठीक ना। तो ये होना चाहिए आपको 16.6 मीटर का होना चाहिए, ठीक ना। तो ये 16.6 मीटर, देखिए यहाँ पर आपको मीटर में है तो 16.5 मीटर यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर लगभग में यही आता है 16.6 मीटर के 16.5, तो कोई अंतर तो हुआ नहीं, ठीक ना। इसी को ही कभी कभी जो है ना आपको 17 मीटर भी लिया जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक रडार जो कि शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयोग करता है तो उसमें क्या होता है। देखिए रडार, देखिए क्या होता है रडार जो है, देखिए जैसे देखिए कोई भी ये सब लगभग बॉर्डर एरिया में लगा रहता है, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी शत्रु आदमी का जहाज वहाज आता है तो उसको रडार के द्वारा जो है ना आपको पता लग जाता है, ठीक है। चाहे कोई भी आता है उसका मतलब बॉर्डर पर जो कोई भी एक्टिविटी रहता है तो उसको पता लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए कैसे इसमें प्रयोग किया जाता है, देखिए इसमें जो है ना आपको रेडियो तरंग का प्रयोग करता है, ठीक है। इसी के द्वारा इसका पता लगता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि डायनमो परिवर्तित करता है किस चीज़ को, ठीक है। देखिए डायनमो जो है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है आपको ये पूरा जनरेटर है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये इथेनॉल जो है पूरा यही डायनेमो है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि देखिए ये जनरेटर के द्वारा जो है इसको घुमाया जाता है, ठीक है। इसको घुमाया जाता है जिससे क्या होता है, इससे बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका आर्मेचर इसका नचता है और ये फ्लक्स काटता है, जिससे क्या होता है इसका इससे बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये जो घुमाने का काम कर रहा है तो ये कैसा है, आपको यांत्रिक कार्य है, ठीक। ये यांत्रिक हुआ, यांत्रिक से क्या हो गया, विद्युत में बदल गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि रात को देखने के वाला जो उपकरण होता है उसमें कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसमें देखिए आपको अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है जिसे हम इंफ्रारेड वेव कहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो आपको सीसीटीवी में देखे होंगे आप लोग कि ये रेड लाइट जो है ना जलते रहता है चारों तरफ, ठीक ना। यही जो है ना आपको क्या है, अवरक्त तरंग है, ठीक ना। देखिए यहाँ जो है ना आपको लिखा हुआ है IR लेट्स, या मतलब इंफ्रारेड लेट्स है, ठीक ना। तो ये इसमें सीसीटीवी कैमरा में भी इसका प्रयोग होता है। देखिए और कहाँ कहाँ अवरक्त तरंग का प्रयोग होता है, देखिए हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसका यूज जो देखिए आपको कोई भी चीज़ को लक्ष्य ढूंढने में, ठीक ना, किसी भी चीज़ का जो लक्ष्य होगा इसको ढूंढने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए आपको कोई भी देखिए निरीक्षण है, निरीक्षण हो गया, तकर बाद रात्रि दृष्टि हो गया, रात्रि दृष्टि हो गया, सैनिक द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा में जो है ना ये रात्रि दृष्टि के नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्यों। देखिए पारा को जो है ना ज़्यादातर जो है ना आपको तापमापी यंत्र जो होता है थर्मामीटर, उसमें जो है ना पारा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका मुख्य कारण ये है कि देखिए पारा में कुछ गुण होता है, ठीक है। देखिए ये पारा कैसा होता है, ये आपको अपारदर्शी होता है, ठीक है। कैसा होता है ये आपको अपारदर्शी भी होता है और चमकदार भी होता है, ठीक है। चमकदार भी होता है ताकि जो है ना इसका पठन जो है ना वो ऊपर से ही जो है ना आपको दिख जाता है, ठीक है ना। और देखिए इसका गुण क्या है, देखिए और इसका गुण क्या है कि देखिए इसका जो है ना आपको ऊष्मीय चालकता भी उच्च होता है। क्या होता है इसका, तो इसका आपको ऊष्मीय चालकता क्या होता है इसका, उच्च होता है, ताकि देखिए कम टेम्परेचर भी होता है ना तो उसको जो है ना शीघ्र से मतलब शीघ्रता से ये जो है ना आपको अपने अंदर ले रहता है, ठीक है। तथा ये देखिए क्या होता है कि कांच पर जो नहीं चिपकता है, क्या होता है ये कांच पर ये चिपकता भी नहीं है, ठीक, चिपकता भी नहीं है, ठीक है। इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए किस वस्तु ने दिया, देखिए एन में दिया उच्च घनत्व वाली बात तो है नहीं, उच्च द्रव्यता ये भी नहीं होगा, उस विशिष्ट ऊष्मा नहीं ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन नंबर सी में उच्च संचलन शक्ति, यानी कि इसका जो है ना मतलब ऊष्मीय चालकता अधिक होता है, तो उसमें ऊष्मा का चलने का जो है ना शक्ति बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका है। देखिए बॉक्साइट जो है आपको एल्युमिनियम का है इसके, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो जिसमें कि तांबा है ही, ठीक। देखिए यहाँ है पीतल, ऑप्शन नंबर ए में पीतल दिया हुआ है और इनवार दिया, ठीक है। पीतल देखिए ये तांबा और जस्ता का मिल का बना होता है, तो पीतल में तो तांबा है, ठीक। अब देखिए इनवार को देख लेते हैं, इनवार क्या है। देखिए इनवार जो है आपको निकेल और लोहा का बना होता है, ठीक। तो इसमें पीतल नहीं हुआ तो ये कट गया। बी में दिया आपको कांसा एवं नाइक्रोम, ठीक। देखिए कांसा सबसे पहले देखिए किसका किसका बना होता है, कांसा जो आपको तांबा और टीन का बना होता है, ठीक है। तो कांसा में तो तांबा है तो चलिए कांसा होगा, लेकिन नाइक्रोम को देख लेते हैं, इसमें तांबा होगा तभी ना ये दोनों जोड़ा के बारे में कहा है। देखिए नाइक्रोम क्या होता है, आपको निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया और लोहा होता है, ये सब चीज़ का ये बना होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम तो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी कट गया, ठीक ना। अब देखिए एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं उसको, पीतल और कांसा दिया होता है। पीतल देखे थे कि पीतल में भी तांबा रहता है और कांसा में भी तांबा रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, पीतल कांसा दोनों में तांबा का ही मिश्र धातु है, तांबा इसमें रहता है। देखिए पीतल किसका होता है, पीतल होता है आपको तांबा और जस्ता का मिश्रण, और कांसा किसका आता है तो इसमें भी तांबा रहता है, ठीक है। कांसा जो है आपको ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें तो तांबा तो दोनों में है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बकमिस्टर फ्लोरीन क्या है। देखिए बकमिस्टर फ्लोरीन जो है ये आपको कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है ना। तो ये कार्बन का जो अपरूप है इसे जो है ना आपको कार्बन 60 द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। कार्बन 60 द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना आपको परस्पर जो है ना कि आपको देखिए पंचभुज भी होता है और षष्ठभुज भी होता है, ठीक है। पंचभुज की संख्या इसमें कितना है, इसमें देखिए 20 गो पंचभुज जो है इसमें, सॉरी 20 गो जो है क्या है इसमें षटभुज है, ठीक है ना, षटभुज है। और 12 गो क्या है इसमें पंचभुज है, ठीक है ना,
पंचभुज है। ठीक, यहाँ देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें कार्बन 60 परमाणु द्वारा कुछ होता है जो कि परस्पर पंचभुज तथा षष्ठभुज के बने होते। ठीक है, पंचभुज का भी है, षष्ठभुज का है, क्योंकि देखिए पंचभुज 12 को है, षष्ठभुज 20 को है। ठीक ना, बने बहुफलकीय संरचना से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यही तो है बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है। देखिए पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है, मुख्य रूप से ये वर्षा का पानी का को जो है ना शुद्धतम रूप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि वर्षा का जल का जो है ना आपको पीएच मान कितना होता है, आपको 7 होता है। ठीक है, लेकिन अन्य जल देखिए आप पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है वो जो है ना आपको या तो एस्टिक होता है या तो बेस होता है, जिसमें या तो एसिड घुला रहता है या तो बेस घुला रहता है। ठीक है, इसी कारण से ये सारा जो है ना आपको अशुद्ध पानी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पानी का शुद्ध रूप क्या हो जाता है, वर्षा का पानी हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पानी जो है आपको आयनिक लवण का सुविलायक है। इस कहने का मतलब क्या हुआ है, पानी जो है ना आपको आयनिक लवण अच्छी तरह से विलय हो जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले समझिए कि आयनिक लवण क्या है। देखिए आयनिक लवण जो है ये ध्रुवीय होता है, मतलब क्या होता है, ये आयनिक लवण क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है, सॉरी ध्रुवीय नहीं ध्रुवीय होता है। ठीक ना, तथा वे केवल जो है ना आपको एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। ठीक ना, इसका मतलब क्या है कि पानी भी एक विलायक है तभी तो इसमें घुल जाता है। ठीक ना, तो पानी क्या है आपको एक ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है तथा यह आयनिक लवणों क्या आता है, सुविलायक मतलब अच्छे से घुला देता है। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, यानी कि पानी का जो है द्विध्रुव आघूर्ण ये अधिक होता है, इसी कारण से इसमें आयनिक लवण अच्छे से घुल जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। सबसे पहले समझिए कि जूनोटिक रोग होता क्या है। ठीक ना, देखिए जूनोटिक रोग क्या है कि जैसे कोई भी बीमारी पशु में, ठीक ना, पशु से जब वो बीमारी मानव के आबादी में फैलने लगता है तो उसे ही हम जूनोटिक रोग कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं। ठीक है, या जूनोटिक रोग को ही जूनोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपको जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, परजीवी हो गया, ये सबसे ये फैलता है। ठीक है, इस रोगों का आपको देखिए उदाहरण है, जैसे कि इबोला हो गया, रेबीज हो गया, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, एंथ्रेक्स हो गया आदि सब क्या है आपको, तो ये आपको जूनोटिस रोग का उदाहरण। ठीक है, बर्ड फ्लू ये सब एंथ्रेक्स क्या है आपको कि जेनेटिक मतलब जूनोटिक रोग का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से पूछा क्या है कि जूनोटिक रोग का उदाहरण कौन नहीं है, यहाँ देखिए आपको रेबीज भी है ही, ठीक है, प्लेग भी है ही, और देखिए सार्स भी है ही। ठीक ना, लेकिन यहाँ जो आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में म्यूकोरमाइकोसिस ये क्या है आपको जूनोटिक रोग का उदाहरण नहीं है। ठीक ना, ये आखिर है क्या, तो ये आपको कवक जनित जो है ना आपको संक्रमण रोग है। ठीक ना, जो कि कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इबोला वायरस का नाम रखा गया था कैसे। देखिए इबोला वायरस जो है इस रोग का पहचान जो है सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इबोला रोग का ये देखिए आपको 1976 ईस्वी में इसका पहचान हुआ था। ठीक, तो कहाँ पर हुआ था, ये आपको इबोला नदी के तट पर हुआ था। ठीक, तो ये इबोला नदी कहाँ पर है, ये इबोला नदी जो है ना आपको कांगो में है। ठीक, कांगो में। ठीक, तो कांगो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में कांगो है। ठीक ना, वहीं पर जो है ना आपको इसका जो है ना आपको पता लगा था। ठीक है, कौन नदी के नाम, इबोला नदी के नाम। ठीक ना, इसी नदी नाम पर जो है ना इसका नाम पड़ गया, इस वायरस का नाम इबोला वायरस। ठीक, तो किसके नाम पर है, तो ये आपको नदी के नाम पर है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। कथन एक में कहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। ठीक, सबसे पहले समझिए कि डेंगू किसके द्वारा संचरित होता है। देखिए डेंगू जो होता है ये आपको एडिज प्रजाति के मच्छर से संक्रमित होता है। ठीक है ना, तो देखिए एडिज प्रजाति मच्छर से कौन कौन सा बीमारी को ये वहन करता है, मतलब कौन कौन से वायरस को ये वहन करता है, ये देखिए आपको डेंगू को तो करता ही है, उसके बाद देखिए चिकनगुनिया हो गया तथा पित्त ज्वर हो गया, इसको भी ये वहन करता है। ठीक है, और यही मच्छर जो है ना आपको जीका वायरस को भी वहन करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कथन सही का है। ठीक, दो में दिया है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। ठीक है, क्योंकि देखिए जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब एक और दो दोनों सही है। ठीक, ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक, देखिए डेली जो है ना शाम को 3 बजे हमारे इस चैनल पर जो है आपको बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक को कराया जाता है। ठीक ना, तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक, देखिए उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपको
बिहार एसएससी क्वेश्चन बैंक के नाम से, जो अभी तक हो गया है जितना वीडियो, सभी को आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।